एक ऐसे आइडिया के बारे में सोचिए जो इतना ताकतवर हो कि पूरे के पूरे महाद्वीप का नक्शा ही बदल दे, बड़ी बड़ी सल्तनतें गिरा दें और देशों की नई सरहदें बना दें। यही कहानी है राष्ट्रवाद की, जिसकी शुरुआत हुई थी यूरोप से। चलिए समझते हैं कि कैसे इस एक आइडिया ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये है देश प्रेम। ये एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा एहसास है जो लोगों को भाषा, कल्चर या एक जैसे इतिहास की वजह से आपस में जोड़ता है। ये महसूस करना कि हम सब एक हैं। और यही वो भावना थी जो यूरोप में एक क्रांति की आग जलाने वाली थी। इस कहानी की शुरुआत होती है तो दुनिया के मंच से, लेकिन इसका जो केंद्र है वो एक खास जगह है। हम सब एशिया से तो वाकिफ हैं, है ना? लेकिन आज हमारी कहानी का रुख पश्चिम की तरफ है और हम पहुंचते हैं यूरोप। यही वो जगह है जहां से आधुनिक राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी उठी थी। यहीं से वो आइडिया पैदा हुआ जो आगे चलकर पूरी दुनिया पर छा जाने वाला था। अब देखिए, यूरोप भी एशिया की तरह ही कई अलग अलग देशों का घर है और हर एक की अपनी पहचान है। लेकिन हमारी कहानी शुरू होती है फ्रांस से, जहां इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। तो चलिए सीधे चलते हैं फ्रांस, क्रांति से ठीक पहले वाले फ्रांस में। ये एक ऐसा देश था जो अंदर ही अंदर बटा हुआ था और एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। उस वक्त फ्रांस में निरंकुश राजशाही थी। अब निरंकुश को मतलब क्या? मतलब राजा जो उस वक्त लुई 16वें थे, उनकी मर्जी ही कानून थी। उनकी ताकत पर कोई रोक-टोक नहीं थी, कोई कंट्रोल नहीं था। अगर राजा का मन किया तो वो किसी को भी बिना कोई वजह बताए जेल में डाल सकता था। और ये जो असमानता थी ना, ये समाज की जड़ों में थी। फ्रांस मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बटा था। सबसे ऊपर थे पादरी और बड़े बड़े अमीर लोग, जिन्हें सारे ऐशो आराम मिलते थे और टैक्स 1 पैसा नहीं देना पड़ता था। और दूसरी तरफ थी आम जनता, किसान, मजदूर, छोटे मोटे व्यापारी, जिनके पास कोई अधिकार तो थे नहीं, पर देश के सारे टैक्स का बोझ, हाँ, वो इन्हीं के कंधों पर था। सोचिए कितना विस्फोटक माहौल रहा होगा। हालत ये थी कि आम लोग टैक्स के बोझ तले दबे जा रहे थे, जबकि राजा और उसके दरबारी अपनी शानो शौकत में डूबे हुए थे। जनता की तकलीफ से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। ये गुस्सा था जो अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था, बस फटने का इंतजार कर रहा था। और फिर वो साल आया, 1789। ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे फ्रांस में आग लगा दी। यहीं से शुरुआत हुई फ्रांसीसी क्रांति की, जब पहली बार एक राष्ट्र, एक देश के तौर पर जाग उठा। तो हुआ क्या? देखिए, एक तरफ था निरंकुश राजा, दूसरी तरफ बोझ तले दबी हुई जनता। और फिर 1779 में आया एक क्रांतिकारी विचार और लोग उठ खड़े हुए अपने देश के लिए। इसका नतीजा क्या निकला? एक नया फ्रांस, जहां राजा की बेहिसाब ताकत को खत्म कर दिया गया। क्रांति का सबसे बड़ा, सबसे पहला असर था निरंकुश राजशाही का खात्मा। वो बूर्बो राजवंश जो सदियों से फ्रांस पर राज कर रहा था, उसकी हुकूमत खत्म हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। 4 साल बाद 1793 में इस कहानी का आखिरी और सबसे खूनी पन्ना लिखा जाना बाकी था। 1793 ये वो साल था जब राजा लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये एक सीधा और साफ संदेश था कि पुराना दौर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। फ्रांस हमेशा के लिए बदल चुका था। पर फ्रांस में जो आग लगी थी ना, वो सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रही। ये तो एक नए दौर की शुरुआत थी और इसकी लपटें बहुत जल्द पूरे यूरोप को अपनी चपेट में लेने वाली थी। और यहीं पर हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आके रुकते हैं। फ्रांस में उठी ये एक चिंगारी आखिर पूरे यूरोप में आग की तरह कैसे फैल गई? कैसे इस एक क्रांति ने बाकी देशों में भी अपने राष्ट्र के लिए लड़ने की प्रेरणा जगा दी? बस यहीं से राष्ट्रवाद की उदय की असल कहानी शुरू होती है।